हेलो दोस्तों, सेक्शन यूट्यूब में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 30 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 30 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेबल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व का जो है यह सीधे तौर पर जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ गया था और अनुच्छेद दे दिया गया था। तो नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 12 से 36 से 51 तक किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 36 से 51 आपका करेक्ट आंसर होता। इन्हीं से संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है जो कि 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो इनसे वहीं देखें तो मौलिक अधिकार में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से देखा जाए तो समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो कि संस्कृति और शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार जो है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 तक किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। वहीं देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 रिट जारी किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मुद्रा का अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था। तो मुद्रा का अवमूल्यन जो है 1921 में किया गया था। तो आपके ऑप्शन में 1921 दिया गया था, तो 1921 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि भारतीय की मुद्रा नोट जारी करती है, यानी कि भारतीय मुद्रा जो है रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना देखा जाए तो 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसी के द्वारा जो है एक स्वतंत्र मुद्रा के रूप में बनाने की शुरुआत किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट के अलावा जो है सभी नोट इनके द्वारा जारी किया जाता है। वही देखें तो भारतीय रुपये को जो है कुल अब तक जो है 3 बार अवमूल्यन, यानी कि कुल मिलाकर जो है 4 बार अवमूल्यन जो है किया जा चुका है। प्रथम बार जो अवमूल्यन किया गया था 1949 ईस्वी में किया गया था, जो कि भारत का यह पहला अवमूल्यन था। दूसरा अवमूल्यन जो कि 1966 ईस्वी में किया गया था। तीसरा जो कि 1991 में किया गया था। तीसरा जो अवमूल्यन किया गया था वह 2 चरणों में इसको किया गया था। पहला 1 जुलाई को, दूसरा 3 जुलाई को किया गया था। और चौथा जो फिलहाल में जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है ये है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है। तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो संबंध है वह भरतनाट्यम से है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होता। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो कि एक भारतीय नृत्यकला के नृत्यांगना है। रुक्मणी देवी अरुणडेल का जो जन्म है 29 फरवरी 1904 को तमिलनाडु के मदुरई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का देखें तो कलिकांत शास्त्री जो कि इनके पिता का नाम है, जो कि एक इंजीनियर थे। वहीं देखें इनके माता का नाम जो कि सेमल जो कि इनके माता का नाम था, जो कि एक संगीत प्रेमी भी थी। पांडलुरु जो मीनाक्षी सुल्लम पिराई जो कि इनके गुरु थे। तो इन फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। इनके जो है प्रमुख पुरस्कार को देखें तो इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देसी कोथामा पुरस्कार 1972 में जो कि विश्व भारती विद्यालय के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। 1967 में इनको जो है संगीत नाटक अकादमी फिलोसफी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वहीं देखें तो इन्हें भी जो है प्राणी मित्र 1968 में प्रदान किया गया था पशुपालन विज्ञान बोर्ड के द्वारा। कालिदास सम्मान से जो इनको 1984 में सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। वहीं देखें तो भरतनाट्यम के जो है एक स्त्री नृत्य है, जिनके प्रमुख कलाकार में देखें तो पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल बल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई,
सोनल मानसी, वैजयंती माला, सुंदरम पिल्लई और रोहितनम कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये सभी जो कि भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना है। तो इन सभी को जरूर ध्यान में रखेगा, क्योंकि यहाँ से जो 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा रहे हैं कि कौन सा नृत्यांगना जो कि किस नृत्य से संबंधित है। तो इन सभी को जरूर आप ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखें तो यह नर्मदा नदी के किनारे है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो यह जो मूर्ति है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से नर्मदा नदी के किनारे पर जो है इसका निर्माण करवाया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखें तो 162 मीटर इसकी ऊंचाई है। फीट में देखें तो 597 फीट इसकी ऊंचाई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इससे पहले जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी था, जो कि अमेरिका का था सबसे ऊंची प्रतिमा। लेकिन इसके बनने के बाद जो है यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है। इससे पीछे जो है चीन के द्वारा हेशांत प्रांत में जो बनाया गया था प्रतिमा बुद्धा का, जिसकी ऊंचाई 54 फीट था। यानी कि फीट में देखें तो 54 मीटर था। जो फीट में देखें तो 177 फीट उसकी ऊंचाई थी, जो कि चाइना में स्थित था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पूर्व जो है भारत की सबसे ऊंची जो प्रतिमा थी वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित था, जो कि एक हनुमान जी का मूर्ति था, जिसकी ऊंचाई 41 मीटर थी। फीट में देखें तो कुछ 135 फीट उसकी ऊंचाई थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पहले जो है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बन जाने के बाद जो है यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है। नेक्स्ट देखें तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में होता है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी पुस्तक भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका हमें ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी गई थी, सभी पुस्तकें वो आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। अम्बेडकर की प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें से मुख्य नायक जो कि साप्ताहिक थी, जिसका प्रकाशन जो है 1920 में किया गया था। जनता यानी कि यह भी साप्ताहिक था, जो कि 1930 में इसको लिखी गई थी। द अनटचेबल जो कि 1948 में आया था, लिखा गया था। नेक्स्ट बुद्ध या कार्ल मार्क्स जो कि 1956 में लिखी गई थी। एनिहिलेस ऑफ कास्ट जो कि 1936 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, जो कि बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक को जो है बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है, इसे बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। शायद कास्ट के नाम से ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमारे समय से यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने भारतीय संविधान को अपने बनाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हीं के द्वारा जो है अनुच्छेद 17 इन्हीं के प्रयास से जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। एक अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि भीमराव अम्बेडकर के जो है इस संविधान को हृदय या आत्मा कहते हैं। यानी कि भारतीय संविधान की हृदय या आत्मा जो है अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ISP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ISP का जो फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्टर सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो आपका ये करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से भारत आने वाले पुर्तगाली कौन थे। तो इसका भी ऑप्शन हमें नहीं प्राप्त हो पाए थे। तो भारत आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट जो यात्री रहे हैं वो आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। भारत जो आने वाले पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों में देखा जाए तो 17 मई 1498 में जो कि वास्को डी गामा पहले पुर्तगाली थे जो कि भारत आए थे। यह जो है कालीकट, भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। वहीं देखें तो वास्को डी गामा जो कि यूरोप से जो है समुद्री मार्ग के द्वारा ये भारत आए थे 1505 में, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत जो है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आते हैं। 1509 जिसमें अल्फांसो डा अबुलकरक आते हैं, जो कि भारत के वायसराय के रूप में आते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है 1510 ईस्वी में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह को
हराकर जो है गोवा पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी कि यूसुफ आदिल शाह जो कि गोवा के जो शासक थे उनको हरा दिया जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में। वहीं देखें तो पुर्तगालियों की जो पहली जो फैक्ट्री जो खोला गया था वह कोची में खोला गया था। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस काल में मानव ने भोजन बनाना सीखा था। यानी कि किस काल में जो है मानव के द्वारा भोजन बनाने की शुरुआत किया गया था। तो लगभग जो है पूरा पाषाण काल में जो है मानव के द्वारा भोजन बनाने की शुरुआत किया गया था। तो पूरा पाषाण आपका करेक्ट आंसर होता। इसे देखें तो 25 लाख साल पूर्व से लगभग से या 12,000 लाख पूर्व जो है के दौरान जो है पूरा पाषाण काल के दौरान जो है जो ह्यूमन जो हुए थे उनके द्वारा जो है भोजन बनाने के लिए शुरुआत किया गया था। इनके मुख्य आहार के रूप में देखा जाए तो सब्जी, फलों, मेड़ों, जड़ों और मांस इत्यादि का आहार क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका भी हमें कोई प्रॉपर तो ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। तो विक्रमादित्य की उपाधि देखा जाए तो कुल 14 राजाओं को जो है प्रदान किया गया था। कुल 14 ऐसे राजा थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। उनमें से कुछ मुख्य प्रिय थे जिनमें देखा जाए चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्होंने द्वारा जो है यह विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट जो सम्राट थे हेमचंद्र थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। तो आप देख लीजिएगा कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकृति थी वह त्रिभुजाकार थी। तो त्रिभुजाकार आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो हड़प्पा सभ्यता की भूमि जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ था जिसकी आकृति त्रिभुजाकार थी। इसके सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग को देखें तो मांडा था जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिणी भाग सबसे दक्षिण भाग जो है दैमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग जो कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी भाग जो कि सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा। इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा जो केंद्र है वह अल्लाह हदीनो है जो कि सबसे छोटा केंद्र है। वहीं देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम कहाँ निकाला गया है खोजा गया है तो धौलावीरा था। नेक्स्ट फायरान के जो मोहरों का जो प्राप्त हुआ है वह सिंधु घाटी स्थल के किस स्थल से प्राप्त हुआ है तो वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा राज्य में बहने वाली नदी कौन सी है। तो गोवा में बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो आपको कवर करवा देता हूँ। इसका भी हमें कोई प्रॉपर ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हो पाए थे, लेकिन गोवा वाले राज्य में जो बहने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जिनमें जुवारी नदी, तेरेखोली नदी, मांडवी नदी, महापासा नदी, सारोपा नदी, साल नदी, ये जो नदियां हैं जो कि गोवा में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। मांडा नदी देखा जाए तो जो कि यह मोस्ट फेमस नदी है गोवा की। मांडोवी नदी जो कि यह महादाई नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो मंडोवी नदी है इसे महादाई नदी के नाम से भी जानते हैं। मंडोवी नदी और जुआरी नदी को जो है गोवा दो प्रमुख नदियां हैं जिन्हें जो है गोवा के जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। इन दो नदियों को जो है गोवा के जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। वहीं देखें तो दक्षिण घाट में जो है यह मिलती है। ये सभी जो नदियां हैं अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस पंचवर्षीय योजना को दो सरकारों ने मिलकर चलाया था। यानी कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसकी योजना जो है दो सरकारों ने मिलकर चलाया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर था। छठी पंचवर्षीय ऐसा योजना था जिसमें दो सरकारों को मेल से चलाया गया था। इनसे संबंधित फैक्ट को देखें तो 36 पंचवर्षीय योजना था जो कि 2 बार लॉन्च किया गया था, जिसमें एक बार जो है जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, दूसरा जो है कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की जो है देखा तो जो जनता पार्टी थी उसने 1978 से लेकर 1983 ईस्वी के वर्षों के लिए शुरू किया था, लेकिन पूरा करने के असमर्थ थी। देखें तो 1980 में जो है शुरू हो गई थी। एक रोलिंग योजना के रूप में जो है नामित की गई थी।
5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1977 से 1978 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही समाप्त कर दी गई थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैस आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो भी ग्रीन हाउस गैस हैं आपको कवर करवा देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे। ग्रीन हाउस गैसों देखा जाए तो पृथ्वी में जो है वायुमंडल के प्राथमिक ग्रीन हाउस में जो है जल वाष्प आते हैं जिसमें H2O होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन यानी कि O3, कृत्रिम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रमुख अपघटक हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। इनमें अन्य फैक्टर को देखें तो शुक्र, मंगल, टाइटन, इन सभी के वायुमंडल में भी जो है ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेशन बनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।